हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे सभी साथियों का अपने चैनल धनराज कुमार टीचर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चनों की जो श्रृंखला चल रही थी, उसका आज ये दूसरा पार्ट है। और दूसरा पार्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। यानी दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या काम होते हैं और किन किन पक्षों को लेकर इस विषय में चर्चा की जाती है। यानी दोस्तों, मूल्यांकन को लेकर इस विषय में चर्चा होती है कि बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी विधि से करना चाहिए। इस बात का मालूम हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। दोस्तों, हमारे चौथा ऑप्शन है ये अधिगम, कि बच्चों को किस प्रकार अधिगम करवाना चाहिए, बच्चों को किस प्रकार सिखाना चाहिए। इस बारे में हम चर्चा कहाँ करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं कि ये विधि बच्चों को सिखाने में काम में लेनी चाहिए और ये विधि बच्चों को सिखाने में काम में नहीं लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों का अध्ययन अपन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। बच्चों के लिए पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। बच्चों को सिखाने के लिए हमारी पाठ्यचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। इन बातों का ज्ञान भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये सिखाता है कि सभी बच्चों की जो सीखने की क्षमता होती है वो समान नहीं होती। सभी बच्चों का मानसिक विकास अलग अलग होता है। सभी बच्चों की बुद्धि एक समान नहीं होती। दोस्तों, व्यक्तिगत समानता की बात नहीं करता। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह कहता है कि सभी बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है वो अलग अलग होता है। यानी सभी बच्चों की सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। यानी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, न कि व्यक्तिगत समानताएं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक नंबर का। दोस्तों, एक नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं की बात करता है शिक्षा मनोविज्ञान, न कि व्यक्तिगत समानता की बात करता। शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि सभी बच्चों की जो सीखने की क्षमता होती है वो एक समान नहीं होती है, अलग अलग होते। नहीं, कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं हो सकते। सभी पक्षों में उनका मानसिक विकास अलग होगा, शारीरिक विकास अलग होगा, नैतिक विकास अलग अलग होगा। ये बात हमें शिक्षा मनोविज्ञान से ज्ञात होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य चित्रण। शिक्षा मनोविज्ञान में किन किन पक्षों को लेकर काम होता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में यह बताता है कि एक बच्चे के विकास में उसके वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। विकास, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व समानताएं इसका क्षेत्र नहीं है। अधिगम प्रक्रिया, यानी बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, बच्चे की पाठ्यचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका विकास किस प्रकार होता है, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, सामान्य बालक कौन से होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य का बालक के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, निर्देशन एवं परामर्श, मापन एवं मूल्यांकन कौन सी विधि से करना चाहिए, कौन सी विधि से नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। शिक्षा मनोविज्ञान ही हमें यह कहता है कि बच्चों के साथ ये गतिविधि करो, ये गतिविधि मत करो। सभी बच्चे की सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक प्रस्तुतियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, एक बालक या एक मानव की शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया जाता है कि एक बालक किस प्रकार सीखता है, कौन सी विधि से सीखता है, कौन सी विधि से मूल्यांकन करना चाहिए, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है उसके सीखने पर, वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। सभी बच्चे एक समान नहीं होते। इन सभी पक्षों का अध्ययन, यानी शिक्षा से जुड़े प्रत्येक पक्ष का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।
वैसे हमारा ऑप्शन इसमें 4 भी ठीक हो सकता था, परंतु दोस्तों 4 से सटीक आंसर हमारा 3 है। ये काम तो शिक्षा मनोविज्ञान में होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रस्तुत करता है, बिल्कुल करता है, परंतु इससे भी अच्छा ऑप्शन है हमारा 4 नंबर का, यानी शैक्षिक प्रस्तुतियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव यानी किस प्रकार सीखता है, कौन सी विधि से सिखाना चाहिए, कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए, कौन सी विधि काम में नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान में किस क्षेत्र पर काम नहीं होता। अब देखो दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया पर काम नहीं होता, सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत काम होता है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है। दूसरा ऑप्शन है मापन तथा मूल्यांकन, की बच्चों का मापन व मूल्यांकन कौन सी विधि से करना चाहिए। नई नई विधियों की खोज शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होती है, बच्चों का मूल्यांकन होने के लिए करने के लिए इसमें नई नई विधियों की खोज होती रहती है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब देखो पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम को लेकर शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत चर्चा होती है कि बच्चों का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, उसका जो क्रम है वो सरल से हार्ड की ओर आना चाहिए, हार्ड से सरल की ओर होनी चाहिए। इन सब बातों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से था, लेकिन खेलों का प्रशिक्षण शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक मनोविज्ञान ये जरूर कहता है कि बच्चों के सीखने पर जो खेल का प्रभाव पड़ता है, बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, ये बात में शिक्षा मनोविज्ञान कहती है, परंतु खेलों का जो प्रशिक्षण है वो शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, लिडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्रीय नहीं है दोस्तों, यानी दोस्तों लिडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों उन्होंने कितने क्षेत्र बताए दोस्तों, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इसमें ये अधिगम करता हो जाएगा, अधिगम विषय वस्तु हो जाएगी, या फिर दोस्तों उसकी ये अधिगम प्रक्रिया हो जाएगी, या अधिगम इसकी परिस्थिति। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 2 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी अधिगम विषय वस्तु की बात लिडग्रेन नहीं करता। लिडग्रेन के अनुसार दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उसमें खुद अधिगम करता आ जाता है। तो अधिगम करता भी शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट है, यानी अधिगम करता को भी लेकर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत काम होता है। अधिगम करता भी शिक्षा में दोस्तों क्या होता है, सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। सभी अधिगमकर्ता की क्षमता एक समान नहीं होती सीखने की, ये बात भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी 2 बच्चों का मानसिक स्तर एक समान नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा देखो, ये अधिगम प्रक्रिया की हमारी अधिगम प्रक्रिया है वो मतलब किस प्रकार से होती है, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। अधिगम परिस्थिति यानी जो हमारा वातावरण है बच्चों के सीखने पर हमारे वातावरण का मतलब इसमें कितना प्रभाव पड़ता है और कितना नहीं पड़ता, इसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान खुद करता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान की निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है। यानी जो अध्यापक की अभिवृत्ति है ना, अध्यापक की अभिवृत्ति और अध्यापक की जो अभिवृत्ति होती है और उसका जो व्यवहार होता है उसका शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है। यानी अधिगम प्रस्तुति अधिगमकर्ता से संबंधित नहीं है, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है, शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, या फिर अधिगम प्रस्तुति। तो दोस्तों अध्यापक की जो सोच होती है, अध्यापक का जो अभिवृत्ति होती है, उसका जो एक मतलब दृष्टिकोण होता है, उसका जो एक ये होता है, उसका एक नज़रिया होता है, ये फिर दोस्तों अभिवृत्ति भी कह सकता हूँ। उसका जो व्यवहार है वो भी बच्चों के विकास पर काफ़ी हद तक प्रभाव डालता है। दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा अधिगम प्रस्तुति। दोस्तों अधिगम प्रस्तुति, अब देखो दोस्तों अधिगमकर्ता को लेकर भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत काम होता है। शिक्षण प्रक्रिया हमारी किस प्रकार होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए या फिर हार्ड होनी चाहिए, अधिगम जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होनी चाहिए,
जो अधिगम परिस्थिति है वो किस प्रकार की पैदा करनी चाहिए। एक शिक्षक को सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए एक शिक्षक की सोच और एक शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। यानी बच्चों को सिखाने के लिए एक अध्यापक को, यानी मतलब एक अध्यापक को मतलब कैसा माहौल सक्रिय करना चाहिए, यानी तब जाकर बच्चे सीख सकते हैं। इन सब चीज़ों का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान हमें देता है कि एक शिक्षक को ऐसा व्यवहार अपनाना चाहिए, एक ऐसी अभिवृत्ति, एक ऐसी सोच रखनी चाहिए जिससे बच्चे सीख सके और बच्चों में सीखने का माहौल पैदा हो सके, यानी अधिगम परिस्थिति का माहौल पैदा हो सके। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है। शिक्षार्थी, बिल्कुल दोस्तों, शिक्षार्थी को लेकर ही तो शिक्षा से संबंधित शोध की जाती है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, कौन सी विधि से सीखते हैं, कौन सी विधि से उनका मूल्यांकन करना चाहिए, कौन सी विधि से उनका मापन करना चाहिए, उनके सीखने में उनके वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत काम किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया की बात शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होती है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। सीखने की परिस्थिति की बात शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होती है। अब देखो दोस्तों, बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है, बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है और एक क्या है दोस्तों, डायरेक्शन, यानी दोस्तों निर्देशन, यानी दोस्तों निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य का बच्चों के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य का बच्चों के सीखने पर मतलब काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य अगर दोस्तों ठीक होगा तो उसकी सीखने की गति तेज़ होगी, और मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का अगर ख़राब होगा तो उसकी सीखने की गति कम होगी। ये बात भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। तो दोस्तों इसमें हमारे चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 2 3 4। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, विद्यार्थी से, या फिर कक्षा कक्ष वातावरण से। अब दोस्तों इसमें हमारे पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी 1 2 3 4, यानी शिक्षक से भी होता है, शिक्षण से भी होता है, यानी एक शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए और हमारा शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए, कक्षा कक्ष का वातावरण है वो किस प्रकार का होना चाहिए। बच्चों को सिखाते समय विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी एक समान नहीं होते, उनकी सीखने की जो शैली होती है, जो विधि होती है, जो उनकी मतलब गति होती है वो एक समान नहीं होती। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान हमें नई नई बातों के बारे में जानकारी देता है, नई नई विधियों के बारे में बताता है कि बच्चों को इस विधि से पढ़ाना चाहिए, इस विधि का प्रयोग बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। तो दोस्तों इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, ये अधिगमकर्ता से संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर का, ये खुद अधिगमकर्ता से संबंधित है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है, एक बच्चे की क्या भूमिका होती है सीखने में। यह अधिगम प्रक्रिया से बच्चा किस प्रकार सीखता है, यह अधिगम स्थितियों से भी कि एक बच्चे को सिखाते समय उसके चारों तरफ का जो वातावरण है उसकी क्या भूमिका होती है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। इन सभी चीज़ों का अध्ययन, यानी सभी क्षेत्रों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है दोस्तों। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है, शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है क्या अधिगम करने वाला, यानी खुद अधिगम करता, क्या अधिगम की स्थिति, क्या अधिगम की प्रक्रिया, क्या समाज। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 3 और 4, यानी बच्चों के सीखने में कौन कौन से कारक सकारात्मक होते हैं, कौन कौन से कारकों का प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से कारक बच्चों को सीखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों ये अधिगम की प्रक्रिया, यानी बच्चों को किस प्रकार सिखाना चाहिए, इस बात का अध्ययन भी अपन शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत है। परंतु समाज का अध्ययन अपन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं करते। समाज का अध्ययन दोस्तों अपन समाज शास्त्र के अंदर करते हैं। दोस्तों समाज शास्त्र भी एक खुद अलग से विषय है। समाज शास्त्र के अंतर्गत अपन जिस प्रकार विज्ञान है उसी प्रकार दोस्तों समाज शास्त्र एक विषय है, उसके अंतर्गत अपन समाज के बारे में, यानी समाज का कौन कौन से अंग होते हैं, समाज कौन कौन से प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन अपन समाज शास्त्र के अंतर्गत करते हैं।
अधिगम करने वाला, बिल्कुल ये भी शैक्षिक मनोविज्ञान का भाग है। एक दोस्तों हमारे ये अधिगम की स्थिति, ये भी हमारे शैक्षिक मनोविज्ञान का भाग है। परंतु दोस्तों समाज पर जो शोध है, या समाज हमारे कौन से समाज क्या होता है, समाज कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन अपन समाज शास्त्र में करते हैं। समाज शास्त्र एक अलग से विषय है। जिस प्रकार विज्ञान है, हिंदी है, उसी प्रकार समाज शास्त्र होता है, जिसके अंतर्गत समाज पर काम किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, 3, 4। अगला देखो दोस्तों, हमारा अगला क्या हो जाएगा दोस्तों? अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों? व्यक्तिगत भिन्नता की बात करता है शिक्षा मनोविज्ञान की। प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता समान नहीं होती, अलग अलग होती है। ये अधिगम प्रक्रिया की बात करता है। वंशानुक्रम व वातावरण की बात करता है कि एक बच्चे के विकास में उसके वंशानुक्रम और वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। इस बात का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी शिक्षा से जुड़ी एक बालक के, उसमें इसका जो प्रत्येक पहलू है, एक बालक से जुड़ा, शिक्षा से जुड़ा, यानी शिक्षा से जुड़ा प्रत्येक पहलू पर चर्चा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होती है। उसी के ये पारेंद्रीय ज्ञान का क्षेत्र दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक बालक से जुड़े शैक्षिक पक्ष से संबंधित प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया जाता है कि एक बालक को सीखने में कौन कौन से पक्ष काम में आते हैं, कौन कौन से पक्ष उसके काम में आते हैं या कौन कौन से नहीं आते। इन सभी चीज़ों का अध्ययन अपन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? अब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो दोस्तों क्या है दोस्तों, छोटा करो दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान के बराबर है। कभी इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक और कभी सीमित है। अब दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों 2 नंबर का इसका सही आंसर क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों ये किसकी हिस्सा है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों किसका हिस्सा है? शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है। मनोविज्ञान की खूब शाखाएं होती है। मनोविज्ञान की खूब शाखाओं में एक शाखा होती है शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान छोटी है, परंतु मनोविज्ञान विषय बहुत बड़ा है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामने एक छोटा विषय है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान का एक पार्ट है, मनोविज्ञान का एक हिस्सा है। इसलिए दोस्तों इसका क्षेत्र मनोविज्ञान से छोटा है, उसकी तुलना में सीमित है। ठीक है दोस्तों, मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखा होती है। उन शाखाओं में एक शाखा होती है शिक्षा मनोविज्ञान। जैसे दोस्तों विज्ञान बड़ी है या फिर जीव विज्ञान, तो अपन कह सकते हैं दोस्तों विज्ञान बड़ी है, क्योंकि विज्ञान की एक शाखा होती है जीव विज्ञान। उसी प्रकार दोस्तों मनोविज्ञान बड़ी है, मनोविज्ञान की एक शाखा होती है शिक्षा मनोविज्ञान, तो ये छोटी है। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, संप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? संप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से? ये अधिगमकर्ता से संबंधित है, ये अध्यापक से संबंधित है, सीखने के वातावरण से संबंधित है, सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। संप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसमें अध्यापक से दोस्तों अध्यापक की वेशभूषा, अध्यापक का व्यवहार आता है। इसमें दोस्तों ये क्या है? यह है खुद अधिगमकर्ता से संबंधित उसकी बुद्धि होती है दोस्तों, उसका व्यक्तित्व होता है दोस्तों। सीखने के वातावरण से दोस्तों हमारा एक तरीके से कहता हूँ परिवार कह दो दोस्तों, उसका जो मित्र है, उसका जो स्कूल है, विद्यालय, वो सीखने के वातावरण से आएगा। लेकिन संप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? उसमें दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है, संप्रत्यय निर्माण से। ठीक है दोस्तों,
अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार। दोस्तों उनका उपचार, दोस्तों इनका उपचार, दोस्तों उनका उपचार। अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? 1 नंबर का ऑप्शन होगा, 2 नंबर का ऑप्शन होगा, 3 नंबर का ऑप्शन होगा या फिर 4 नंबर का ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसमें हमारे 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यानी अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अधिगम समस्याओं का निदान यानी कारणों का, इसमें कारणों का पता लगाया जाए कि एक बच्चा क्यों नहीं सीख रहा और उसके क्यों नहीं सीखने का क्या कारण है, कारण जानकर उसका उपचार किया जाता है, यानी उस समस्या को दूर किया जाता है। तो ये एक क्या है, ये एक अधिगम प्रक्रिया है। अधिगमकर्ता में बच्चा आएगा, खुद अधिगम परिस्थिति में उसका वातावरण आ जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया होती है बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार। यानी किसी बच्चे को सीखने में कोई समस्या हो रही है तो उस समस्या को दूर किया जाए। पहले तो उसके कारण का पता लगाओ, फिर उसको दूर करो। तो ये प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। यानी बच्चों को सीखने में समस्या हो रही है तो पहले कारणों का पता लगाओ कि ये समस्या क्यों हो रही है, कारण जानकर उसको दूर करो, उसका उपचार करो, उसका निदान करके फिर उपचार करो। तो दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों क्या है दोस्तों, सीखने की प्रकृति। बिल्कुल दोस्तों, सीखने की प्रकृति के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान में काम किया जाता है कि बच्चों की सीखने की प्रकृति कैसी होती है, मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और उसका विकास। बिल्कुल दोस्तों कि एक मानव है ना, उसकी अभिवृद्धि और विकास उसके सीखने पर कितना जो प्रभाव डालता है, उसके विकास, एक बच्चे का जो विकास है ना और उसकी जो अभिवृद्धि है वो उसके सीखने पर कितना एक तरीके से मतलब प्रभाव डालती है, उसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। व्यक्तिक भेद की बात भी शिक्षा मनोविज्ञान करता है कि प्रत्येक बच्चे एक समान नहीं होते, लेकिन मानसिक रोग का अध्ययन दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं होता। मानसिक रोगों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान अथवा नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित, यानी मनोविज्ञान की एक शाखा है असामान्य मनोविज्ञान, यानी असामान्य लोगों का अध्ययन दोस्तों असामान्य मनोविज्ञान में जो पागलों की तरह करते हैं, यानी पागल लोग हैं उनका अध्ययन दोस्तों असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत अपन इसमें करते हैं। मनोविज्ञान की एक शाखा है उसमें करते हैं पागल लोगों का निदान। अब देखो दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? ये मनोरोगों का अध्ययन है, ये शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है, ये बुद्धि परीक्षणों का अध्ययन है, ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो दोस्तों इसमें हमारा सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सबसे सटीक आंसर है, क्योंकि दोस्तों इसमें बच्चे को किस प्रकार सिखाना चाहिए, बच्चे को किस विधि से पढ़ाना चाहिए, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, सभी बच्चों की सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होती, इन सब चीज़ों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ये शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? दोस्तों ना अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व से तो क्या आता दोस्तों, उसकी बुद्धि आती, उसका व्यक्तित्व आता। अधिगमकर्ता के विकास से उसकी क्या आती, उसकी जो है ना अभिवृद्धि और विकास जुड़ा हुआ है। शिक्षक के व्यक्तित्व यानी शिक्षक का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो बोली है, जो उसकी भाषा है, उसकी जो पोशाक है, वो शिक्षक के व्यक्तित्व के अंदर आती। अधिगम परिस्थितियों में क्या आता है, अधिगम परिस्थितियों में खुद अधिगम करता आता है और अधिगम करता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक वो किसके अंदर आएंगे? अधिगम परिस्थितियों के अंदर, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक अधिगम परिस्थितियों के अंतर्गत आएंगे। यानी शिक्षक की पोशाक, एक शिक्षक की जो पोशाक है दोस्तों वो भी बालक के विकास को प्रभावित करती है, वो भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। शिक्षक जैसे कपड़े पहन कर आता है, बालक भी वैसे ही ड्रेस पहन कर आने की कोशिश वो खुद करेगा। यानी शिक्षक जैसा व्यवहार करेगा उसके बच्चे भी जैसे ही व्यवहार करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किन किन पक्षों पर काम होता है? जाति दोस्तों, जाति, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा।
अब दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में कोई भी जाति का काम नहीं होता कि ये जाट है, ये गुर्जर है, ये कुमाऊत है, ऐसा कुछ काम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं होता। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों बालक की बुद्धि पर काम होता है कि प्रत्येक बालक की बुद्धि समान नहीं होती, प्रत्येक बालक की रुचि समान नहीं होती, प्रत्येक बालक को जो ये मिलता है ना मोटिवेशन, वो सभी को समान नहीं होता। सभी बच्चे एक जैसे मोटिवेट नहीं रहते, कोई कम रहता है, कोई ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आत्म प्रत्यय को लेकर काम किया जाता है, बुद्धि को लेकर काम किया जाता है, रुचि को लेकर काम किया जाता है, अभिप्रेरणा को लेकर काम किया जाता है, परंतु दोस्तों जाति को लेकर उसमें काम नहीं किया जाता दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, इन सब पक्षों को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत काम किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये एक बालक से जुड़े हुए पक्ष हैं। सभी बालकों में ये एक समान नहीं होती, उसकी सभी बालकों की रुचि एक समान नहीं होती, बुद्धि समान नहीं होती, आत्म प्रत्यय समान नहीं होता, अभिप्रेरणा एक समान नहीं होती, उनकी शारीरिक संरचना एक समान नहीं होती। इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। 2 बालकों में सीखने की क्षमता एक समान नहीं होती, ये बात हमें शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। उसी चीज़ को अपन अपने स्कूल में फॉलो करते हैं, अपने सब बच्चे जो उन बच्चों के सामने अपन ये चीज़ें फॉलो करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अपन नई नई बातों को सीखते हैं, उन्हीं बातों को अपन अपनी स्कूल में लागू करते हैं, बच्चों पर लागू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है दोस्तों। यानी दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों एक धनात्मक विज्ञान है, नियामक विज्ञान है या व्यवहारगत विज्ञान है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान है ना, एक ये धनात्मक विज्ञान है, एक व्यवहारगत विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। शिक्षा मनोविज्ञान एक धनात्मक विज्ञान है, व्यवहारगत विज्ञान है। लेकिन दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, नियामक विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों रीट 2023 में आ चुका है, यही क्वेश्चन दोस्तों थे। यानी शिक्षा मनोविज्ञान नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, नियामक विज्ञान नहीं है, परंतु शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक धनात्मक विज्ञान है, व्यवहारगत विज्ञान है। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, एक नियामक विज्ञान है नहीं है, विशुद्ध विज्ञान है नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 1 और 3। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहारगत विज्ञान है, एक धनात्मक विज्ञान है, परंतु नियामक विज्ञान नहीं है। अब देखो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों वैज्ञानिक है, परंतु विशुद्ध विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है दोस्तों, नियामक विज्ञान नहीं है, वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, व्यवहारिक है, क्या है दोस्तों, अप्लाइड है दोस्तों, और सामाजिक भी है, विकासशील भी है, और ये क्या है, एक पॉजिटिव विज्ञान भी। दोस्तों पॉजिटिव विज्ञान भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। स्वीकारात्मक विज्ञान भी शिक्षा मनोविज्ञान है, परंतु नॉर्मेटिव साइंस शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, नियामक विज्ञान साइंस नहीं है, विशुद्ध विज्ञान साइंस नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखो दोस्तों, हाँ ये प्रयोगात्मक विज्ञान भी दोस्तों, ये प्रयोगात्मक विज्ञान भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। क्योंकि दोस्तों एक शिक्षक क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है, नई नई विधियों की खोज करके उन्हें बच्चों पर लागू करती है। विशिष्ट शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों विशिष्ट है, परंतु विशुद्ध विज्ञान नहीं है। मेरी बात को दोस्तों ध्यान से कान खोल के सुन लेना। शिक्षा मनोविज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है, नियामक विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। तो ये क्या है, शिक्षात्मक विज्ञान है, एक अकादमिक विषय भी है शिक्षा मनोविज्ञान, परंतु क्या नहीं है, नियामक विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। अब देखो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या क्या होती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और अप्लाइड विज्ञान है, परंतु मैंने क्या कहा था, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, नियामक विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आदर्श मूलक। दोस्तों आदर्श मूलक नहीं है। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान है। दोस्तों मैंने क्या कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान मानक विज्ञान, शिक्षा पूछ रहे शिक्षा मनोविज्ञान है। अब मैंने दोस्तों आपको भी क्या था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों
विशुद्ध विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, मानक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? मनोविज्ञान की एक क्या है? क्या है दोस्तों? एक व्यवहारिक विज्ञान है। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है ये? मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है। मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा हो जाएगी, लेकिन परंतु क्या नहीं है? विशुद्ध विज्ञान नहीं है, मानक विज्ञान नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। और क्या है ये? अप्लाइड शाखा है। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है? अप्लाइड शाखा है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी अप्लाइड शाखा है। मनोविज्ञान की एक अप्लाइड शाखा क्या है? मनोविज्ञान की एक अप्लाइड शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। परंतु ये क्या नहीं है? मानक विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। इन 4 पॉइंटों को दोस्तों आप नोट कर लेना। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और क्या नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति क्या है और क्या नहीं है। अगर दोस्तों आपने एक याद कर लिया कि क्या नहीं है, तो आपको जो है ना शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों क्या है? मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा यानी अप्लाइड शाखा है। बिल्कुल है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक अप्लाइड शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा को लेकर काम होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक पॉजिटिव विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों बिल्कुल एक पॉजिटिव साइंस है, परंतु शिक्षा मनोविज्ञान एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, आदर्श मूलक साइंस नहीं है, नियामक विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार हमारा 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों ये 4 नहीं है, 4 पॉइंट याद रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो व्यक्तित्व और सीखने के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। शिक्षण और प्रेरणा से, शिक्षण और अधिगम, प्रेरणा और व्यक्तित्व। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किन पक्षों को लेकर काम होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं को लेकर काम किया जाता है कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, कौन सी विधि से पढ़ाना चाहिए, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। बच्चों की सीखने में वातावरण और उनके वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सब जो तथ्य हैं उनकी खोज की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, 2023 रीट लेवल 1 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। और देखो दोस्तों, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों, इसका रट्टा मार लेना दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है और क्या नहीं है। अब दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक नियामक विज्ञान। दोस्तों ये नहीं है। नॉर्मेटिव साइंस ये नहीं है। आदर्श मूलक विज्ञान ये नहीं है। विशुद्ध विज्ञान नहीं है। ये दोस्तों क्या है? ये शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विशुद्ध विज्ञान है। सो बिल्कुल नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विशुद्ध विज्ञान नहीं है। ये क्या दोस्तों? ये प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण दोस्तों नहीं, यानी विशुद्ध विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति एक नियामक विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। ये क्या है? अप्लाइड है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? मनोविज्ञान की एक अप्लाइड शाखा है दोस्तों, यानी अनुप्रयुक्त विज्ञान है दोस्तों ये। तो ठीक है दोस्तों, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन यही है। आज अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक व शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों आपको अगर किसी एक भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आप इसमें बेहद निश्चिंत होकर दोस्तों कमेंट कर सकते हो। शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपका भाई आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि दोस्तों।